चलिए कक्षा 8वीं में आज हम देखेंगे। पिछली बार हमने आपको बताया था कि भारत में कृषि का विकास किस तरह से हो रहा है ना। उसी के आगे आज हम देखेंगे। पेज क्रमांक पुस्तक में देखिएगा आप 102। ठीक है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसान लोग जमींदारी प्रथा से मुक्त हुए थे, है ना। आज हम देखेंगे सिंचाई और बांध बनाने की बढ़ोतरी, मतलब सिंचाई के लिए बांध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया। ठीक है। वो कब से कब तक किया? सन 1950 से 1966 के बीच। तारीख याद रखिएगा। सन 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर बहुत ज़्यादा धन लगाया। ठीक है। ऐसी उम्मीद की गई थी कि इन योजनाओं से खेती की पैदावार बढ़ेगी और अनाज की कमी की समस्या हल हो जाएगी, है ना। चूंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनके लिए अनाज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भूखे सोना या भूख से मरने देना नहीं चाहती थी सरकार। इसलिए उन्होंने क्या किया, खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनाज में जो कमी हो रही थी, समस्या आ रही थी, वह हल हो जाएगी। सिंचाई और बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए भाखड़ा नांगल बांध बनाई गई, जो पंजाब में स्थित है। ठीक है। पानी को रोककर सिंचाई के लिए भाखड़ा नांगल बांध बनाई गई पंजाब में, और यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए भी पानी का उपयोग किया गया। और बिजली उत्पादन के बाद जो पानी छोड़ा जाता है उससे सिंचाई भी हो जाती है खेतों में। ठीक है। दामोदर घाटी ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में बनाया गया। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पर हीराकुंड बांध है, जो सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में बांध बनाया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय का निर्माण कराया गया, इत्यादि बांध बनाए गए। इससे सिंचाई वाली जमीन में बढ़ोतरी हुई तथा फसलों की पैदावार भी बढ़ी। इसके साथ साथ खेती की जाने वाली कुल जमीन में बढ़ोतरी हो रही थी, है ना। खेती के लिए जो जमीन की बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ रही थी। पहले पानी के अभाव में खेती नहीं हो पा रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो गया, बरसात के पानी को रोक कर रखते थे और इसका उपयोग पानी के लिए किया जाने लगा, जिससे खेतों की संख्या बढ़ती गई। इसका मुख्य कारण क्या था? गांव के आसपास के जंगल व चारागाह की जमीन पर भी खेती होने लगी। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का रकबा भी बढ़ रहा था और सिंचित भूमि में बढ़ोतरी हो रही थी। रेखा चित्र 1 व 2 को देखकर हम इन बातों को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। देखिएगा, ये चित्र दिखा रहा है आपको भारत में कृषि भूमि लाख एकड़ में। ठीक है। इस तरफ एक तरफ दिया गया है कृषि का रकबा और एक तरफ दिया हुआ है दो खंड बने हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। ठीक से इसमें छपा नहीं है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा किस प्रकार से खेती का जो कृषि भूमि थी वो किस प्रकार से बढ़ी है। ठीक है। कुल सिंचित भूमि बगल में देखिएगा। कुल सिंचित भूमि 1951 और 1966 के बीच बता रहा है। पहले
523 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 858 हो गया। लाख एकड़ रकबा बढ़ा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर 1951 है और 1966 है। ठीक है, पहले का रकबा और अभी का रकबे में बढ़ोतरी हुई है, सिंचित भूमि बढ़ी है। ठीक है, इसमें आप देखकर पता कर सकते हैं कि 1951 में कितनी जमीन पर खेती होती थी, फिर 1951 में कितनी जमीन पर सिंचाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, उसी प्रकार से 1951 से 1966 के बीच सिंचाई के लिए जमीन में कितनी बढ़ोतरी हुई, और 1951 से 1966 के बीच खेती का रकबा कितना बढ़ा, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है ना, कितनी भूमि पर खेती होती थी और नहीं होती थी, और इस तरफ कितना रकबा बढ़ा है, संचित भूमि बढ़ी है, खेत बढ़े हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1966 में कृषि नीति, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, कृषि में बदलाव हुआ। सन 1950 से 1965 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। उत्पादन भी बढ़ा लेकिन अनाज की समस्या बनी रही। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मंगाया जाता था। वह बहुत ही चिंता का विषय था। इसी दरमियान मतलब इसी बीच सन 1965 से 66 दोनों ही सूखे साल थे। कहने का तात्पर्य है कि 1965 और 1966 के बीच वर्षा नहीं के बराबर हुई, जिससे स्थिति और बिगड़ने लगी। इस समय अनाज की पैदावार जैसे खाद्यान्न और दालें, खाद्यान्न मतलब खाने योग्य अन्न और दाल बहुत कम पैदा हुआ पानी न गिरने की वजह से, जिसके कारण अकाल की स्थिति निर्मित हुई। अकाल मतलब लोग अनाज के बगैर भूखे मरने तड़पने लगे, एवं सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज़्यादा अनाज आयात करने की जरूरत पड़ी। आयात मतलब किसी दूसरे देश से मंगाया जाने वाला अनाज या सामान, है ना। मंगाया जाने वाला अनाज या सामान को आयात बोलते हैं। आयात मतलब अपने देश में सामान को लाना। ठीक है, सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये हरित क्रांति के मुख्य घटक क्या हैं, कारक क्या हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत या इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किया गया, इसके बारे में पूरा आपको पॉइंट सहित यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहला, अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज का उपयोग किसानों से करवाया जाने लगा, है ना। अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाले अच्छी क्वालिटी के बीज का उपयोग करने की योजना बनाई गई। सिंचाई के लिए मोटर पंप, बिजली, डीजल का प्रबंध सरकार द्वारा किसानों के लिए खेती में पानी पहुंचाने के लिए क्या किया गया, मोटर पंप की व्यवस्था की गई। साथ ही जहां पर बिजली नहीं थी वहां पर बिजली भी देने की व्यवस्था की गई, और जो व्यक्ति बिजली के अभाव में अपना पंप चलाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, उसके लिए डीजल की भी व्यवस्था सरकार ने कराई। उसके बाद तीसरा जो मुख्य कारण था वो था रासायनिक खाद का उपलब्ध कराना। कि खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कहा गया, ताकि पैदावार तेजी से बढ़ सके और अनाज की कमी पूरी की जा सके। रसायन मतलब होता है केमिकल का उपयोग करके खेतों में
फसलों को उगाया जाना, जिससे फसल तेजी से आती है और उसे रसायन के उपयोग से खेती का जो अनाज है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग, कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग किया गया ताकि लागत कम आए और फसल जल्दी से किसान के खेतों से निकलकर घर तक पहुंच जाए। इसलिए अधिक से अधिक क्या किया गया, मशीनों का उपयोग किया गया कृषि कार्यों में। यह घटक क्या है, हरित क्रांति के घटक हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि कीटनाशक दवाओं का उपयोग, जैसे खेतों में फसल को कीड़े लगने लग जाते हैं तो लोग कीटनाशक का उपयोग करें ताकि कीट मर जाएं और फसल को नुकसान न हो। कृषि उत्पादनों के लिए मंडी तथा भंडारण की व्यवस्था, कृषि के उत्पादनों के लिए मंडी की व्यवस्था की गई ताकि किसानों को रेट सही मिल सके और जल्दी से मिल सके, और उसको भंडारण मतलब गोदाम, अनाज को रखने की व्यवस्था भी इस हरित क्रांति के अंतर्गत की गई। उसके अलावा किसानों के लिए सोसाइटी एवं बैंक से पूंजी की व्यवस्था, किसानों के लिए सहकारी समितियां बनाई गई। उस सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सलाह मशवरा भी दिया गया, मार्गदर्शन किया गया, और बैंक से पूंजी मतलब पैसों की व्यवस्था भी किसानों के लिए की गई ताकि वे खेती किसानी के लिए जरूरी औजार, उन्नत बीज वगैरह खरीद सकें। ठीक है। उन्नत बीजों के लिए अच्छी सिंचाई वाली जमीन की जरूरत होती है। इन बीजों की विशेषता थी कि ये कम समय में पकते थे, कम समय में मतलब बहुत जल्दी पक जाते थे। फसल छोटे कद की होती थी, छोटे कद की मतलब उसकी ऊंचाई कम होती थी। उसके बाद अनाज की पैदावार अधिक होती थी। ठीक है। इस प्रकार से जो बीज होते थे उसकी जो विशेषता थी वो बहुत ही कम समय में पक जाती थी, तैयार हो जाती थी, और फसल ज्यादा बड़ी भी नहीं होती थी, साथ ही साथ अनाज की पैदावार भी अधिक होती थी। देसी बीजों में कीटों का आक्रमण कम होता था। जो देसी हमारे देश की ही बीज होते थे उनमें कीटों का आक्रमण कम होता था, परंतु उन्नत फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट आक्रमण सरलता से हो जाता था। मतलब जो अच्छी किस्म के बीज होती थी, अच्छी किस्म के बीज होते थे उसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते थे, बहुत आसानी से पड़ जाते थे। अतः कीटों को मारने के लिए दवाओं की भी जरूरत होती थी। सही दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं आदि की पूर्ति के लिए हमारे राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं की स्थापना की है ताकि किसानों को अधिक से अधिक कृषि में मदद की जा सके। चूंकि ये दवाइयां भारत में अधिक नहीं बनती थी, उस समय नहीं बनती थी, अतः इन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। ठीक है। धीरे धीरे हम मशीनों की सहायता से खेती करने लगे। जहां व्यक्ति खेती करते थे वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो व्यक्ति लगते थे उनका स्थान धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनों ने लेने लगे। इस प्रकार से कृषि में विकास तेजी से होने लगा। हरित क्रांति कहाँ कहाँ फैली है ना, हरित क्रांति का विकास कहाँ कहाँ हुआ, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बता रहा है। देखिएगा, भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू की गई। सघन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अच्छी सुविधा के साथ इन राज्यों में कृषि की कार्यक्रम चलाए गए। उन्नत बीजों के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है। और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी
उन्हीं जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा मात्रा में थी, बहुत अच्छी व्यवस्था में थी, वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया गया, उसका चयन किया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए किस्म की गेहूं को पैदा किया जाता था, जबकि तमिलनाडु में चावल पैदा किया जाता था। कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीक अन्य देशों के अन्य भागों में फैल गई। जब सरकार ने देखा कि इस तरीके से खेतों में पैदावार अच्छी आ रही है, तो उन्होंने बाद में क्या किया, देश के अन्य भागों में भी इस नीति को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई, जिसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अनुसंधान केंद्र मतलब एक प्रकार से होता है प्रयोगशाला, ठीक है। प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जहां नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए जाते थे। नई किस्म के बीज को तैयार किया जाता था। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। अनुदान मतलब सरकारी सहयोग दिया गया किसानों को। सिंचाई के लिए नलकूप खनन, नलकूप खनन मतलब होता है बोरवेल कराना, भूमिगत पानी को निकालने के लिए व्यवस्था की जाती है, उसे नलकूप खनन कहा जाता है। तथा सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार कोडार बांध, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोडार बांध तथा पंडित रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया। सहकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किस्तों में कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों के पास संसाधनों में वृद्धि हुई। संसाधन मतलब खेती किसानी करने का जो साधन होता है, जैसे मशीनें वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, कृषि के लिए औजार वगैरह खरीदने के लिए किसानों को मदद की गई, ताकि उन्हें जमींदार व साहूकार के पास जाना न पड़े। कर्ज लेने के लिए या काम करने के लिए जमींदार या साहूकार के पास न जाना पड़े। इसलिए राज्य सरकार ने क्या किया, कोडार बांध तथा पंडित रविशंकर जलाशय का भी निर्माण इस समय कराया गया और सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में कृषि ऋण दिया गया। मतलब किसानों को लोन की व्यवस्था कराई गई, ताकि वे कृषि के लिए अन्य सामान खरीद सकें। ठीक है, अब तो आज इस विषय में इतना ही। अगले दिन देखेंगे हम, आप भी देखिएगा, पुस्तक पढ़िएगा कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। आप भी पुस्तक को पढ़ते रहिए, और जहां पर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें आप निसंकोच, बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।